सरगना भी आप लगातार उनको कहते रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि वो सरगना थे और ये पैसे वाला जो बात है सर, उस पे भी थोड़ा सा आपसे चाहेंगे। से थोड़ी जानता उसके उसके जो भोले भाले चेहरे पर मैं उसके स्वभाव में अभी से नहीं मैं जानता, जब एमएलए नहीं था तब से भी जानता हूँ। मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उसको सत महाजन जी यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाना चाहते थे, विरोध करते थे, मैंने फिर भी बनाया था। फिर मुझे ही धोखा दिया, एक बार थोड़ी दिया। उसके स्वभाव में ना, उसकी कुंडली में लिखा कि भैया जब ये जाएगा तो अपने साथ 5-7 लोगों की बलि लेके जाएगा। राज्यसभा चुनाव में जो हुआ, जिस तरह से हमने देखा, बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास था, लेकिन उसके बावजूद भी जीत नहीं पाई राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, क्यों कांग्रेस जो है अपने विधायकों को एक साथ नहीं रख पाई थी उस वक्त? देखिए, गलती तो हुई, कांग्रेस के विधायक तो एक ही साथ रखे थे। अब कितने मंत्रिमंडल के सदस्य बनाने, कहाँ से बनाएंगे, संख्या कम, कुछ और पद लेना नहीं चाहते, मंत्री ही मंडल में सदस्य बनना चाहते थे। कुछों की राजनीतिक इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी। मेरे वीरभद्र सिंह जी से मतभेद थे, कई चीज़ों पर हमारी बात होती थी, कई चीज़ों पर हमारी चर्चा के बाद समस्या समाधान कर दिया जाता था। तो मैंने कभी पार्टी छोड़ने की तरफ सोचा भी नहीं। एक आरोप लगता है इस सरकार पर कि गारंटियां जो है, हालांकि अभी पूरा कार्यकाल नहीं हुआ है, लेकिन गारंटियां जो है वो थोड़ी सुस्त गति से जो है पूरी हो पा रही है। आने वाले समय में कितने समय में ये पूरी हो पाएंगी? मैं राजनीतिक लाभ के लिए कोई बात करता ही नहीं। ओपीएस देनी होती तो मुझे अधिकारियों ने कहा कि 2026 में दो, 2027 में चुनाव है। 1500 देने थे, बोला 2026 में हो, तो 2027 में चुनाव है। इन्होंने कितनी चीजें रखवा दी। 9000 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का अंशदान और सरकार का अंशदान, जिनको हमने ओपीएस दिया, वो रुकवाया। डिजास्टर में जो हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए था, वो रुकवाया। डिजास्टर के बाद जो पीडीएन मिलना था, पोस्ट डिजास्टर्स नीड्स असेसमेंट, जो रिपेयर करने के लिए मिलता है, 9200 करोड़ का हमने भरा के भेजा। इनकी टीमें आई, वो नहीं आए। हमारा जितने पावर प्रोजेक्ट है जहां आपकी हमारी बिजली की फ्री रॉयल्टी है, इन्होंने वो फ्री रॉयल्टी माफ कर दी। तो ईमानदार कार्यकर्ताओं का जो भारतीय जनता पार्टी, उनको पूछा नहीं गया, उनका कमल खरीद लिया गया, हाथ को बेच दिया गया। तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ ईमानदारी और बेईमानी के बीच में किसको चुनना है। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस सियासी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में हो रहे चुनावी महासंग्राम के लिए आज प्रचार थम गया है और अब क्या परिस्थितियां हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ खुद मौजूद है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर फर्स्ट वर्डिक पर। धन्यवाद। चुनाव प्रचार प्रसार में आप लगे हुए हैं लगातार, तो ये आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का रहा प्रचार प्रसार पूरा हिमाचल प्रदेश में? देखिए, इस चुनाव प्रचार में हमने 1 मार्च से शुरू किया था और आज उसकी समाप्ति के समय आप हमें मिले। जी। और अच्छी बात है कि इस प्रचार में हमने जो राज्य के मुद्दे थे और जो राज्य में घटनाक्रम हुआ, वो जनता की अदालत में रखा। अब जनता 24 घंटे विचार विमर्श करेगी और उस पर फिर 1 जून को वो वोट डालेंगे। जनता को ये फैसला करना है, क्योंकि वोट की अहमियत रहनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो उनका वोट लेकर विधायक बनता है और अपनी विधायकी को बेच देता है, ऐसी पार्टी जिसने जनता की भावनाओं को खरीदा है, उनको सबक सिखाने का वक्त 1 जून को है। ये कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव थोड़ी हो रहा, 3.5 साल बाद बनेगी। लेकिन ये हिमाचल की राजनीति की दशा और दिशा तय करने का वाला चुनाव है। इसमें जनता को तय करना है कि जो उनके वोट से जीत कर जाते हैं और 14 महीने बाद दोबारा 3.5 साल के लिए चुनने के लिए जनता की अदालत में जाते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त। कहीं ना कहीं एक नैरेटिव हमने सेट होते हुए देखा है इन पूरे चुनावों में।
आपने भी लगातार कहा है कि ये ईमानदारी को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव होगा और जो नेता छिटक कर गए हैं कांग्रेस पार्टी से उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। तो क्या आप मानते हैं कि चुनाव में ये जो नाराजगी है ये कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर साबित होगी? मैंने ये कहा कि ये जो चुनाव में ईमानदार और बेईमानों के बीच का चुनाव, झूठ और सच के बीच की लड़ाई का चुनाव, बेदाग और दागदार के बीच का चुनाव, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का कमल खरीद कर चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता है, कोई भी पार्टी में हो, मैं भी कांग्रेस पार्टी में इतने साल रहा हूँ, संगठन को हम खून पसीने से सींचते हैं और इनकी इच्छा के बगैर कोई आ जाए ठेस पहुंचती है। तो ईमानदार कार्यकर्ताओं का जो भारतीय जनता पार्टी, उनको पूछा नहीं गया, उनका कमल खरीद लिया गया, हाथ को बेच दिया गया, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ ईमानदारी और बेईमानी के बीच में किसको चुनना है। उनका जो चुनाव है वो 2027 में आएगा, अभी उनका चुनाव नहीं है। अभी तो 3.5 साल हमारी सरकार है, हमारी सरकार 3.5 साल चलेगी और जनता ने ये भी तय करना है कि 3.5 साल में कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष का विधायक चुनकर वो क्या करेगा, क्या काम करवाओगे, और पीछे चले जाता है। तो इसलिए एक तो उनको ये राजनीति की दिशा तय करनी है और मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता जो बहुत जागरूक है, हर 5 साल बाद सरकार को बदलने की उन्होंने ट्रेंड रखा है, लेकिन हमारे को तो भी 5 साल काम करने दो, 5 साल बाद आपने जो मत करना होगा करने दो। यही हम जनता से अपील कर रहे हैं। हमने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी नोट के बदले सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। और ये जनता को चुनाव लड़ना होगा, जनता को जीतना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी ताकतवर पार्टी हो, कोई भी, मैं ये नहीं कहता, जब कोई ताकतवर हो तो इस प्रकार की घिनौनी हरकत नहीं होनी चाहिए कि उस पार्टी के विधायक खरीद कर सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। जब जनता ने उनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा तो जनता 5 साल बाद उनके हाथ में फैसला लेना है की क्षमता होनी चाहिए। तो इस फैसले की घड़ी में 1 जून को उनको मतदान करना। 5 साल के लिए मैंडेट दिया था जनता ने, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि जनता के मैंडेट को ही कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किया गया है। आपने कार्यकर्ताओं की भी बात की सर, जब ये 6 नेता छोड़ के गए पार्टी और उससे पहले भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही थी कि जब से सत्ता में आई है कांग्रेस पार्टी तो कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगता रहा है सरकार पे। मैं इस पर भी आपसे जानना चाहूंगी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही थी? आप तो खुद संगठन के आदमी हैं। मैं तो खुद कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बना हूँ, अनदेखी कैसे हो सकती? ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक नैरेटिव जो और देखने को मिला है कहीं ना कहीं इस चुनाव में कि एक आम आदमी मुख्यमंत्री जब बन गए तो उनको देखा नहीं गया, जो बाकी नेता है या जो बड़े नेता या जो बड़े लोग हैं उनसे। आपने भी ये बात कई बार कही है अपने प्रचार प्रसार में। क्या आप मानते हैं कि सच में ऐसा हुआ है? मैंने ये बात नहीं की मुझे देखा नहीं, मैं तो बोला 75 साल बाद निचले हिमाचल के से कांग्रेस पार्टी ने पहला मुख्यमंत्री बना और हमारे निचले हिमाचल के 6 विधायक जो बिके और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खरीदा, तो उन्हें पचा नहीं होगा ना। मैं तो खुद एक साधारण परिवार से हूँ, मेरे परिवार में कोई राजनीति से थोड़ी है, पर मैंने 15 महीने में आम लोगों के लिए, साधारण परिवार के सभी लोगों के लिए काम किया और दिल लगा के काम किया। नियत भी साफ है, ऐसा नहीं कि नियत में कोई खोट है, नियत भी साफ है और आगे भी 3.5 साल करेंगे। फिर 5 साल के बाद हम अपना लेखा जोखा जनता के पास कि फिर जनता चुनती है नहीं चुनती वो अलग बात है, लेकिन ये जो चुनाव, ये मैं जनता से बार बार इसलिए अपील करता हूँ कि इससे कोई सरकार गिरने वाली नहीं ना बनने वाली। इससे आपने एक इतिहास रचना है कि जो भी पार्टी भविष्य में ऐसे करेगी उनके साथ हिमाचल की जनता ने इस प्रकार की सजा दी है। ये फैसले की घड़ी 1 जून को है। राज्यसभा चुनाव में जो हुआ, जिस तरह से हमने देखा, बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास था, लेकिन उसके बावजूद भी
जीत नहीं पाई राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, क्यों कांग्रेस जो है अपने विधायकों को एक साथ नहीं रख पाई थी उस वक्त? देखिए, गलती तो हुई है। कांग्रेस के विधायक तो एक ही साथ रखे थे। अब कितने मंत्रिमंडल के सदस्य बनाने हैं, कहाँ से बनाएंगे? संख्या कम है, कुछ और पद लेना नहीं चाहते, मंत्री ही मंडल में सदस्य बनना चाहते थे। कुछों की राजनीतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ ये सोचते थे कि हम विधानसभा के बजट पास होने नहीं देंगे और हम मुख्यमंत्री के साथ वो मुख्यमंत्री की शपथ होगी और वो मंत्री की शपथ होगी, उसके बाद हम अपने विधायकी से इस्तीफा दें। इस प्रकार की राजनीति का समाप्त होनी चाहिए। और जो आप बोले साथ रखने की बात है, लोकतंत्र का विचारों की भिन्नता होती है। मैं 40 साल कांग्रेस में हूँ। छात्र जीवन में था तो इस महान कांग्रेस पार्टी ने मुझे छात्र जीवन का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। युवा जीवन में आया, फिर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। अधेड़ उम्र में आया तो मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और मुख्यमंत्री बनाया। तो मेरे विद इन पार्टी मेरे साथ भी कई मतभेद थे। मेरे वीरभद्र सिंह जी से मतभेद थे, कई चीजों पर हमारी बात होती थी, कई चीजों पर हमारी चर्चा के बाद समस्या समाधान कर दिया जाता था। पर मैंने कभी पार्टी छोड़ने की तरफ सोचा भी नहीं। तो लगनशीलता होती है, जहाँ जहाँ सेवा भाव होता है वहाँ पद नहीं देखा जाता, लालच नहीं किया जाता। वहां देखा जाता है कि ये सरकार अगर अच्छा कार्य कर रही है तो अच्छे कार्य की प्रशंसा करे, या अच्छा कार्य नहीं कर रही है तो इनका पार्टी में रह के विरोध किया जाए, बैठ के बातचीत की जाए। ये देखिए कितनी विचित्र बात है कि ये सब लोग मुझसे बजट से पहले मेरी बजट में भाषणों में प्रशंसा कर रहे हैं। अब बजट भाषण में प्रशंसा कर रहे हैं, 26 खाने को खाना खा रहे, 27 को फ्रेश जूस पी रहे हैं, खाना खा के मर जा रहे हैं। कौन सोचेगा इनको कि ये वहां जाके पार्टी के साथ धोखा करें? अब जब धोखा ही करना है नहीं है तुम्हें, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? भाई, हमने तो समझाने की कोशिश की थी, हम तो कोशिश अब करते थे, लेकिन नहीं समझे। तो अब युद्ध है, इसमें लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई हम लड़ रहे हैं और एक योद्धा की तरह लड़ेंगे। और बाकी तो परिणाम भगवान के ऊपर है, जनता के ऊपर है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, वो ही तय करेगी। हमने तो अपना बात कह दी अपनी जनता की अदालत में। लोकतंत्र में जनता की अदालत ही फैसला करती है और जनता ही इसमें जज होती है। और जनता इस जजमेंट का फैसला करती है। जनता को तय करना है कि इस प्रकार की राजनीति पर रोक लगे। 6 उपचुनाव और चारों लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को अगर वो जिताते हैं और जो जनता की भावनाओं का जिस पार्टी ने सौदा किया उसको हराते हैं, एक संदेश चला जाएगा। फिर भविष्य में कोई भी पार्टी होगी ऐसा काम नहीं करेगी। हम आज मुख्यमंत्री कल नहीं होंगे, लेकिन भविष्य के लिए हमें सिद्धांत स्थापित करने चाहिए। एक आरोप लगता है इस सरकार पर कि गारंटियां जो है, हालांकि अभी पूरा कार्यकाल नहीं हुआ है, लेकिन गारंटियां जो है वो थोड़ी सुस्त गति से जो है पूरी हो पा रही है। आने वाले समय में कितने समय में ये पूरी हो पाएंगी? ये जो 1500 की गारंटी, ये ऑनगोइंग स्कीम है। इस ऑनगोइंग स्कीम को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के पास जाकर रुकवा दिया। और जब चुनाव आयोग के पास जाकर रुकवा दिया और उन्होंने कहा कि फॉर्म भी नहीं भरने चाहिए, पैसे भी नहीं भरने चाहिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री जिस पर दायित्व होता है, अगर वो कह रहा है कि अगर इन्होंने रुकवाया है तो अप्रैल और मई का हम जून में 3000 रुपये डालेंगे। और मैं सच में बताऊं, मैं राजनीतिक लाभ के लिए कोई बात करता ही नहीं। ओपीएस देनी होती तो मुझे अधिकारियों ने कहा कि 2026 में दो, 2027 में चुनाव है। 1500 देने थे, बोला 2026 में हो तो 2027 में चुनाव है। ये ओपीएस और घंटी के अलावा भी तो समाज में कई लोग हैं। सबसे ज्यादा मेरी सरकार ने महिलाओं के लिए किया। आप महिलाओं के लिए योजनाएं देखेंगे तो देखना। और मैं इसलिए नहीं कह रहा, हमारे यहाँ महिलाएं बैकबोन है हमारी समाज की। हमारी हिमाचल में 19 लाख परिवार है, उसमें की बैकबोन अगर है तो महिलाएं हैं। ये सच्चाई है। इसलिए मैंने 1500 रुपया 18 साल से ऊपर की बेटी को दिया। आपको भी मिलेगा अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आए।
अ, देखिए, चुनाव प्रचार आपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर किया। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या लग रहा है आपको, कैसा परफ़ॉर्म करेगी इस बार कांग्रेस पार्टी विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव है उनमें भी और 4 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर भी? इसमें तो जनता को परफॉर्म करना है। जी। मैंने तो जनता से अनुरोध किया है कि आप भविष्य की राजनीति को साफ सुथरा रखने के लिए जिस पार्टी ने 6 विधायक खरीदे उसको हराओ। मेरी ये अपील है। जी। कितनी सीटें आएगी, कौन सी आएगी, मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों का मूड हमको 10 की 10 सीटें जिताने के लिए है। जी। उसके बाद परिणाम क्या रहता है वो तो ये 4 तारीख को पता लगेगा। जी। धर्मशाला सीट की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं विशेष स्नेह जो है आपका भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है यहाँ से सुधीर शर्मा उनके लिए रहा है। काफ़ी अटैकिंग मोड में आप दिखे हैं और कई बातें आपने उनके बारे में कही और वो भी कहीं न कहीं कई आरोप आप पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि धर्मशाला में कैसा परिणाम रहेगा? नहीं, धर्मशाला में तो मैंने बहुत कम मीटिंगें की, जी। 3-4 की। मैंने बड़सर में 12 मीटिंगें की, वहाँ 14 की। जी। वो कोई बड़ा नेता थोड़ी है। जी। मेरा ही जनरल सेक्रेटरी था, मैं जानता हूँ उसको। कोई अटैकिंग नहीं है उसका, उसका क्या, जी। उसकी धर्मशाला की जनता पढ़ी लिखी है जी। और धर्मशाला की जनता के सामने मैंने तो सिर्फ अपील की है। वो जानते हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने आप तय। सरगना भी आप लगातार उनको कहते रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि वो सरगना थे और ये पैसे वाला जो बात है सर, उस पे भी थोड़ा-सा आपसे मैं उसको चाहेंगे? आज से थोड़ी जानता हूँ, वो इन चीज़ों में पहले से ही रहता है। आज से मेरे को थोड़ी कइयों को धोखा देते हैं। सुधीर के बारे में एक कहावत है जी। कि वो जो जाता है तो 4-5 की बलि लेके जाता जी। अंत में है। तो ये जी। 5-6 बेचारे कांग्रेसियों की बलि चढ़ गई, तो सरगना वही हुआ। ज अपने मतलब के लिए वो किसी को भी बलि पर चढ़ा दे। अपने मतलब के लिए, उसकी स्वभाव में है ये। उसके उसके जो भोले-भाले चेहरे पर मैं उसके स्वभाव में, अभी से नहीं मैं जानता, जब एमएलए नहीं था तब से भी जानता हूँ। मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उसने। उसको सत महाजन जी यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाना चाहते थे, विरोध करते थे, मैंने फिर भी बनाया। फिर मुझे ही धोखा देता, एक बार थोड़ी दिया। उसके स्वभाव में है ना, उसकी कुंडली में लिखा कि भैया जब ये जाएगा तो अपने साथ 5-7 लोगों की बलि लेके जाएगा। क्योंकि जी। ये ये बेचारे 5 विधायक रो रहे हैं। अब कोई उनका सरगना तो यही होगा ना। धोखा तो सर हमीरपुर जिले में भी आपको मिला है, आप ही का मैं जिला तो है। बोल रहा हूँ निचले हिमाचल में ही मिला है जी। धोखा। हमीरपुर जिला इज नॉट ए क्वेश्चन। मेरे जिले से 3 मिले हैं, हमीरपुर पार्लियामेंट से 6 हुए हैं। कांगड़ा भी मेरा ही है क्योंकि हमीरपुर कांगड़ा का ही पार्ट था। 75 साल में पहला मुख्यमंत्री बना जिसके 7 विधायक कांगड़ा और इसको मिला के उनको धोखा दिया। मैंने सारे कार्य आम लोगों के लिए किए, महिलाओं के सम्मान के लिए किए, किसान के लिए किए। अभी योजनाएं आ रही ताकि हमारे किसान यहाँ आ रहे, पहले धक्का खा रहे 15-20 हजार के लिए, बैठ के पैसा तो आए। पढ़े लिखे लोग हैं हमारे। हम अभी मैंने मेरी एक बात आपने मेरे कोई भी आपने देख लेना, मैंने कहा कि मैं सत्ता में आया हूँ, सत्ता सुख के लिए नहीं आया हूँ, ऐशो आराम करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे कोई लालच भी नहीं है। मैं 20 साल पहले एमएलए कंटिन्यूटी में रहा, एक बार हारा। जी। मेरे जीवन का 11 इलेक्शन है, एक बार मैं यूनिवर्सिटी भी हारा हूँ। मैं और हमारे एबीपी के नेता ना रणधीर शर्मा जी, दोनों आ रहे हैं हम। मैं भी आ रहा हूँ, वो भी आ रहा है। जी। फिर हम विधानसभा पहुंच गए। तो मतलब कहने का ये है कि ये लोग जो है, हम राजनीति में कोई धन कमाने के लिए नहीं आए, हम राजनीति में सेवा करने के लिए आए हुए और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। मैंने सच में 12 महीने 14-15 महीने में दिन रात काम किया, अर्थव्यवस्था में सुधार किया। 20% हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आया और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया और वो 2200 करोड़ रुपया मैं जनता में बांट रहा हूँ। कोई बुजुर्ग थोड़ी है 70 साल का कि मुझे मेडिकल के लिए आप भेज दे। तो मैंने महसूस किया अपने समय, अपने परिवारों में देखा है। आम परिवार में कोई बुजुर्ग हो जाता है, उसको पेट अगर दर्द भी होती है तो वो इतने स्वाभिमान रखते हैं कि वो पेन किलर खा लेते हैं, फिर बीमारी बढ़ जाती है और अपनी जमीनें रहन पर रख लेते हैं। मैंने उनके लिए ये योजना लेकर आया कि 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। महिलाओं के लिए 1500 लेके आया हूँ, ओपीएस लेके हूँ। पहले भारतीय जनता पार्टी वाले थे कम मिलेगी, जब दे रहे हैं तो रुकवा रहे हैं। इन्होंने
कितनी चीजें रुकवा दी। 9,000 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का अंशदान और सरकार का अंशदान जिनको हमने ओपीएस दिया वो रुकवाया। डिजास्टर में जो हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए था वो रुकवाया। डिजास्टर के बाद जो पीडीएन मिलना था, पोस्ट डिजास्टर्स नीड्स असेसमेंट, जो रिपेयर करने के लिए मिलता है, 9200 करोड़ का हमने भरा के भेजा। इनकी टीमें आई, वो नहीं आए। केंद्र सरकार ने टीमें भेजी, पैसा नहीं दिया, ये वो रुकवा दिया। हमारा जितने पावर प्रोजेक्ट है जहां आपकी हमारी बिजली की फ्री रॉयल्टी है, इन्होंने वो फ्री रॉयल्टी माफ कर दी। मुख्यमंत्री का मतलब है कि जो हिमाचल की जनता के अधिकार है उसकी सुरक्षा करे, और मैं उनकी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो इसलिए कई चीजें हैं जो जीवन में हमको करनी चाहिए, अच्छा करना चाहिए। जब एक सेवा की कुर्सी मिली उसमें अच्छा करना चाहते हैं। आगे की जो 3.5 साल है सर, इसके लिए क्या विजन है आपका, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या प्लान्स हैं आपके आगे के 3.5 साल? मेरा बजट है, हिमाचल में 90% लोग गांव में रहते हैं। हमारे गांव में शहरों जैसी सुविधा है। हमारे गांव ऐसे नहीं है कि शहरों जैसी सुविधा है हिमाचल प्रदेश में। उस 90% गांव के हाथ में सीधा पैसा पहुंचाने के लिए हमने, जो कृषक है उनके हाथ में हमने पैसा पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई। अधिकारियों को अड़चन होती है योजना बनाने में, ये क्या है ये, पर हमने उसके लिए बजट एलोकेट किया। आप देखना 2027 में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। एक आधा साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2032 में हम समृद्धशाली प्रदेश होंगे। मेरी 5 प्रायोरिटीज है, मैं फिर बताता हूँ। हिमाचल के पर्यावरण को देखकर ग्रीन हिमाचल बनाना, हाइडल में इन्वेस्टमेंट करना, टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करना, आईटी सेक्टर में और डाटा स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट करना, और फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट करना। ये सारे मेरे ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट करना, ताकि 10 साल बाद आप जैसे जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको एक अच्छा पैसा मिल सके और घर भर के समृद्ध बन सके। अंत में सर, अगर जनता को कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो फर्स्ट वर्डिक्ट के माध्यम से दे सकते हैं। देखिए, ये चुनाव मेरी जनता से अपील है। ये चुनाव जनता का है। जनता को ये तय करना है कि आपकी वोट से जो चुनकर विधायक बने, उन्हें क्यों दोबारा 3.5 साल के लिए चुनाव लड़ने पड़ रहा है, क्यों 14 महीने बाद उनकी विधायकी बिकी, और किस पार्टी ने उनकी विधायकी खरीदी। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी विधायकी को खरीदा। उन्होंने हाथ को बेचा, कमल को खरीदा। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं को भी ये सोचना चाहिए कि 1 जून को जब वो वोट डालने जाएंगे तो ये चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच है। बेईमान छल कपट करके दोबारा वापिस आता है, ईमानदार से टकराता है, जीत ईमानदार की होती है। झूठ बार बार सच का सामना करता है, किसी ना किसी रूप में झूठ बोला जाता है, लेकिन जीत सच की होती है। 1 जून को जनता को तय करना पड़ेगा, जनता को जीतना पड़ेगा, ताकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय कर सके। भविष्य में कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी प्रकार से कोई विधायक खरीद ना सके, इसके लिए आपको 1 जून को वोट डालना पड़ेगा। जनता की ताकत ही लोकतंत्र है। जब जनता जागती है तो बड़े से बड़े तानाशाह को उखाड़ फेंकती है। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, ये चुनाव आपका है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। जनता जीतेगी, धन हारेगा। जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। आपके पास 24 घंटे हैं, विचार कीजिए। जो बेईमान है उनको सबक सिखाइए, और जो उसके साथ जुड़ी पार्टी है उसे भी सबक सिखाना होगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई कृत्य हिमाचल प्रदेश की राजनीति में दोबारा ना हो सके। साफ सुथरी राजनीति। धन्यवाद। जय हिंद। तो इस वक्त हमारे साथ थे प्रदेश के मुख्यमंत्री। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर।